नमस्कार दोस्तों, 26 अप्रैल 1986 को रात के तकरीबन 1:23 चेरनोबिल में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि इस धमाके के साथ पूरा का पूरा रिएक्टर आग की लपटों में गिर जाता है। रिएक्टर के अंदर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद होता है वह इस धमाके के साथ हवा में पहुंच जाता है और जिसकी वजह से इतनी बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होती है कि जिसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। इसकी मात्रा 400 हिरोशिमा पर फटे परमाणु बम के बराबर होती है और यही कारण है कि इसे आज तक की दुनिया का सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट की यह घटना दुनिया की उन मात्र 2 घटनाओं में से एक है जिन्हें प्रभाव, लागत और भयानकता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल परमाणु घटना स्केल है उस पर 7वां स्थान मिला हुआ है, जो सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना के रूप में इसे दर्शाता है। मतलब कि आज तक के मानव इतिहास का सबसे भयानक परमाणु आपदा। और इसके बाद दूसरा जो स्थान है वो जापान का फुकुशिमा डाइची एटॉमिक डिजास्टर का नंबर आता है। इसकी तबाही इतनी बड़ी होती है कि इसका असर न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि स्पेन से लेकर स्वीडन तक देखने को मिलता है। यूक्रेन से 2477 किलोमीटर दूर यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव बारिश होने लगी। इस परमाणु दुर्घटना की वजह से इस पूरे क्षेत्र में आने वाले बहुत सारे न सिर्फ लोग बल्कि हर तरह का जो जनजीवन है गंभीर रूप से प्रभावित होता है। इसका नतीजा बच्चों पर भी देखने को मिलता है क्योंकि यह जो रेडियो एक्टिव डस्ट जब घास और पौधों पर गिरते हैं और जब इन पत्तों को गायों ने खाया तो उनके दूध में रेडिएशन की मात्रा देखने को मिली और जिसके बाद हजारों बच्चों ने जब इस दूध को पिया तो उन्हें बाद में जाकर थायराइड कैंसर हो गया। आंकड़े बताते हैं कि इमीडिएट ब्लास्ट में 30 से 50 लोग मारे गए, लेकिन अगर हम इस एटॉमिक ब्लास्टर में जो रेडिएशन उत्पन्न हुआ और जिसकी वजह से लोगों में कई अलग अलग तरह के डिजीज और सिम्टम्स देखे गए जिससे कई लोगों को बाद में जाकर अलग अलग तरह के कैंसर्स और भी ज्यादा भयानक बीमारियां हुई और वह उससे कुछ समय बाद और कुछ तो काफी समय बाद मारे गए। और जब हम इन सारे आंकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो यह आंकड़ा हजारों के पार पहुंच जाता है। इस ब्लास्ट के जस्ट पहले ऐसा क्या हुआ जिससे उस परमाणु रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया और किस तरह से इसने दुनिया के सबसे भयानक परमाणु हादसे को जन्म दिया, क्या कारण था इसके पीछे और इसका प्रभाव कितना भयानक रहा, जानेंगे वर्ल्ड्स वर्स्ट मैन मेड एटॉमिक डिजास्टर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अब तक नहीं प्रेस किया तो अभी कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद सोवियत यूनियन जो था बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने न्यूक्लियर पावर एनर्जी पर और तब उसने ढेर सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए पूरे सोवियत यूनियन में और इन्हीं पावर प्लांट्स में से एक था यूक्रेन के पर्याप्त में एक छोटे से शहर चेरनोबिल से 16 किलोमीटर दूर स्थित यह चेरनोबिल पावर प्लांट समय के उस दौर में सबसे एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था और तब टेक्नोलॉजी के मामले में यह सोवियत तकनीकी जो था उसके कौशल का एक शानदार नमूना के तौर पर पूरी दुनिया में विख्यात और इसका उद्देश्य दरअसल उस वक्त तेजी से बढ़ती हुई सोवियत यूनियन मतलब कि उस वक्त की जो यूएसएसआर थे उसकी एनर्जी जरूरत को पूरा करना था। और तब इस प्लांट में 4 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को सेट किया गया था और जिन्हें अलग अलग समय पर शुरू किया गया। पहले 2 रिएक्टर को 1977 में, तीसरे को 1981 में और चौथे परमाणु रिएक्टर को 1983 में शुरू किया गया था। अगर कम शब्दों में कहें तो इस पावर प्लांट से बिजली पैदा की जाती थी और इनमें से हर एक रिएक्टर को 1000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी के साथ लगाया गया था। अब एग्जैक्टली उस दिन 26 अप्रैल 1986 को उस रात जब चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हुआ उस दिन वहाँ एक सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा था। यह काफी रिस्की था और इसे काफी बार पहले भी प्लान किया गया था लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से इसे टलता रहा था। एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था इसे समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना होगा और यह डायग्राम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर का फंक्शंस है उसे शो करने के लिए एग्जैक्टली यही होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फ्यूल रॉड्स पहला, दूसरा कंट्रोल रॉड्स और तीसरा मॉडरेटर। यहाँ भी मुख्य भाग फ्यूल रॉड्स हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और हीट जनरेट होती है और इसके लिए यूरेनियम डाइऑक्साइड इनरिच यूरेनियम 235 आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल यह एक यूरेनियम का है एक टाइप ऑफ है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरेनियम 235 आइसोटोप उन रेयर एलिमेंट्स में से एक है जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अंडरगो कर सकते हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है। इसे और गहराई से समझना जरूरी है। दरअसल यूरेनियम का यह जो आइसोटोप है अपने आप में बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है जिसकी वजह से इसके जो एलिमेंट्स जो एटम है वो टूटते रहते हैं और जब यह टूटते हैं तो अलग अलग 2-3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा बनते हैं जिस वजह से इसके साथ ही बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है।
यह आइसोटोप इतना ज्यादा अनस्टेबल है अपने आप में कि यूं ही रखे रखे टूटते रहते हैं, और लेकिन इनके जो टूटने की जो घटना है ना और भी ज्यादा तब तेज हो जाती है जब इनसे कोई न्यूट्रॉन जाकर के अलग से टकराता है, और जब जब ये टूटते हैं तो बड़ी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है। अगर साफ साफ और छोटी बात में कहें तो टूटने की और एनर्जी रिलीज होने की जो ये घटना है ना, इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यही घटना कंटिन्यूअस होती रहती है, और जब यह एलिमेंट टूटता है तो दो अलग अलग एलिमेंट में बंटने के बाद एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो बनते हैं वह न्यूट्रॉन आगे जाकर दूसरे एलिमेंट से टकराते हैं, और फिर यही घटना जो है वो आप मतलब कि कंटिन्यू दोहराते चली जाती है, और देखते हैं एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और इसी घटना को हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में यही घटना बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन इसी रिएक्शन को तेज या धीमा करने के लिए जरूरी है कि बीच में कोई ना कोई तो कंट्रोलर जरूर, जो जरूरत पड़ने पर इस रिएक्शन को धीरे या फिर तेज कर सके, क्योंकि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया ना तो एक लेवल के बाद इतनी ज्यादा एनर्जी को यह रिलीज कर देगा कि जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्ट कर जाएगा और संभवतः एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाए। और यहीं पर अपना महत्वपूर्ण जो रोल है वो निभाता है कंट्रोल रॉड्स। दरअसल ये कंट्रोल रॉड्स बोरॉन से बने होते हैं, और बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है न्यूट्रॉन को। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन बन रहे हैं उन्हें अगर ये रॉड्स ऑब्जर्व कर लें तो रिएक्शन अपने आप धीमा हो जाएगा या फिर रुक जाएगा, और यही एग्जैक्टली होता भी। जब यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन को स्लो डाउन करना होता है तो इन जो रॉड्स है ना, यानी ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं उन्हें नीचे की तरफ पुश कर दिया जाता है, जबकि ठीक इसके उलट जब न्यूक्लियर रिएक्शन को तेज करना होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन को बढ़ाना होता है और ज्यादा एनर्जी को जनरेट करना होता है तो ऐसे में इन रॉड्स को, कंट्रोल रॉड्स को पुशअप कर दिया जाता है, यानी कि बाहर खींच दिया जाता है। अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, मॉडरेटर। यहाँ इस रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग हो रहा था। यहाँ जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो मॉडरेटर है। दरअसल मॉडरेटर न्यूट्रॉन को और ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि न्यूट्रॉन ज्यादा से ज्यादा एटम्स से जाकर टकराएंगे। आसान भाषा में अगर कहें तो यूरेनियम फ्यूल रॉड वह जगह है जहाँ पर रिएक्शन होता है। मॉडरेटर वो बटन मानकर चलते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन को बढ़ाता है। तीसरा है कंट्रोल रॉड्स, जो इस पूरे प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, जरूरत पड़ने पर यह इस रिएक्शन को स्लो डाउन भी करता है पर यह फास्ट भी। और ये तीन मुख्य भाग हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। इसे और ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं ताकि पता चल सके कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। रिएक्टर के अंदर जहाँ जहाँ फ्यूल रॉड्स लगे हैं वहाँ कंट्रोल रॉड्स को लगाया जाता है। यह जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं वो बोरॉन के बने होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। और बोरॉन बेसिकली एक एलिमेंट्स होता है जो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है न्यूट्रॉन को, और इसी वजह से जब इन फ्यूल रॉड्स के बीच में कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है तो एक्स्ट्रा एकदम न्यूट्रॉन बन रहे होते हैं उन्हें यह ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से उन न्यूट्रॉन की दूसरे न्यूट्रॉन से टकराने की जो प्रक्रिया है, जो एटम से टकराने की जो प्रक्रिया है वह नहीं हो पाती। और ऐसे में वो जो चेन रिएक्शन होने लग रहा था वह एकदम से धीरे हो जाता है या फिर रुक जाता है। आप सोचकर देखो, अगर हम हिरोशिमा पर फटे परमाणु बम से इसकी तुलना भी करें तो हिरोशिमा और नागासाकी में आज कोई रिस्ट्रिक्शंस मौजूद नहीं है, मतलब कि वहाँ किसी तरह की पाबंदी नहीं है और तमाम तरह के लोग रहने लगे हैं वहाँ पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चेरनोबिल आज भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता और ना ही वहाँ कोई रह सकता। आज भी वहाँ रेडिएशन हाई है। हाँ जरूर है कि वहाँ जानवरों की जो आबादी है वह तेजी से बढ़ने लगी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ इंसानों का जो हस्तक्षेप है वो नहीं, और इस वजह से यहाँ घने जंगल उगाए हैं और यह जो जगह है एनिमल्स के लिए स्वर्ग बन गया। लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से इसका जो साइड इफेक्ट है वो आज भी वहाँ के जानवरों में देखने को मिलता है। कई बार यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं या फिर जो यहाँ घूमने जाते हैं कभी कभी, उन्होंने यह भी क्लेम किया है कि उन्होंने कई बार कई सिर वाले भयानक जानवरों को देखा, मतलब कि एक ऐसे जानवर जिनके एक से ज्यादा सिर थे और जो बड़े भयानक दिखते। कुछ लोगों ने यह भी क्लेम किया है कि यहाँ कुछ ऐसे जानवर भी हैं बिल्कुल अविश्वसनीय शारीरिक बनावट के साथ भयानक रूप में देखा गया। विज्ञान कहता है कि ऐसा संभव भी है। दरअसल रेडिएशन की वजह से जेनेटिक डिफेक्ट हो जाने पर ये सारी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी चेरनोबिल में इस तरह की किसी जानवर के होने की आज तक कभी किसी ने ऑफिस, और अब तो यहाँ कई लोग जाने भी लगे हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह जो इलाका है वो आज अगले 1000 सालों के लिए पूरी तरह से इंसानों के रहने लायक नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 26 अप्रैल 1986 को उस रात में एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, उस ब्लास्ट से पहले आखिर किसकी गलती थी और वो कौन से डिजाइन फ्लॉ थे उस रिएक्टर के बनावट में। उस आखिर के 10 सेकंड में क्या हुआ कि पूरा का पूरा रिएक्टर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, और वो रेड बटन किस चीज का था जिससे दबाने के महज 2 सेकंड के अंदर ही ब्लास्ट हो गया। बताएंगे आपको उस रात दुनिया के सबसे एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे मानव इतिहास की सबसे बड़ी न्यूक्लियर डिजास्टर को जन्म दिया। तब तक आप इस वीडियो को ना लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब अगला चैप्टर इसका लेकर आए तब तक आपके पास नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।